हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 बायोलॉजी पूरी किताब से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जो कि आपका फर्स्ट टाइप का होता है। यानी कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है आपका दो तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। एक आपका होता है लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट टाइप का और एक आपका होता है सेकंड टाइप का। जो फर्स्ट टाइप वाला होता है वो आपका 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो उसी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पूरी किताब में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं फर्स्ट टाइप वाले 2 नंबर वाले, उन सारे प्रश्नों को हम लोग एक एक करके समझ रहे थे। इससे पहले भी हम लोग इस वीडियो को पहले भी बना चुके हैं, यानी कि इसका पहला पार्ट पहले ही आ चुका है। यदि आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ से आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप लोग जा करके पहले पार्ट को देख लो। आज ही आपका पार्ट नंबर सेकंड होने वाला है। पहले पार्ट में हम लोगों ने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था और आज के पार्ट नंबर सेकंड में हम लोग उसी से आगे जो कि आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं पूरी किताब में, उन प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करवाई जा रही है। इन सभी सब्जेक्ट में जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिनकी संभावना आपके 2024 बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा होती है, उन्हीं प्रश्नों को कराया जा रहा है। क्योंकि आपके पास अब उतना समय नहीं बचा है, तो जितना हो सके आप लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ो, ताकि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, उसके अलावा यदि आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बहुत ही अच्छी सीरीज को स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग बायोलॉजी के आपके जितने भी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हों, चाहे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हों, लघु उत्तरीय सेकंड टाइप के प्रश्न हों, या फिर आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, या फिर बहुविकल्पी प्रश्न हो, सभी की एक एक सीरीज डिजाइन कर दी है और हर एक वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि हम लोग बात करें लघु उत्तरीय प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न की जो सीरीज है, वो आपका जो 2 नंबर वाले प्रश्न हैं उनकी सीरीज अलग है। लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके 3 नंबर वाले हैं उनकी सीरीज अलग है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की सीरीज अलग है। बहुविकल्पी प्रश्न की सीरीज अलग है और साथ ही में आपका जो कह सकते हैं कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है उसकी भी सीरीज अलग है। हर एक सीरीज को आप लोग फॉलो करो अच्छे तरीके से, और इसी प्रकार से बायोलॉजी में ही नहीं, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी इसी प्रकार से सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोग हर एक सीरीज को अच्छे तरीके से फॉलो करो, यदि आप लोग अपनी बोर्ड परीक्षा 2024 में बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो भी आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, सारे हम लोग इस सीरीज के अंतर्गत करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइक से, कमेंट से बहुत ही अच्छा लगता है और उसी के आगे फिर वीडियो बनाने का और भी मन होता है। तो यदि आप लोग को डेली बेसिस पर इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस चाहिए तो आप लोग वीडियो को लाइक करो जल्दी से, और कमेंट बॉक्स में जो भी आप लोग कमेंट करना चाहते हैं, जो भी आपकी क्वेरी है, आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर समझ गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का जो प्राइस है वो मात्र 100 रुपये रखा गया, यानी कि एक सब्जेक्ट का जो टॉपर ग्रुप का प्राइस है वो मात्र 100 रुपये रखा गया है। ठीक है, अब इस 100 रुपये में आपको बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोग बायोलॉजी के लिए टॉपर ग्रुप लेते हैं, तो उसमें आपको बायोलॉजी के ऑल चैप्टर्स का नोट्स मिल जाएगा, जो कि आपका हैंड रिटन होगा, और साथ ही में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इन सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपको 100 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा एक सब्जेक्ट के लिए, जिसमें आपको ऑल चैप्टर नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। जितनी जल्दी हो सके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब आपकी बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो आप लोग अपनी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप कैसे ज्वाइन करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना, नंबर आपका होता है 97 93 44 0081। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान देना क्या है, 97 93 44 0081 पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। ठीक है, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है। वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि यदि आप लोग कॉल करोगे तो उतना समय नहीं होता है कि मैं आपके हर एक कॉल का रिप्लाई कर पाऊँ। तो इसलिए आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। और जिस सब्जेक्ट के लिए आपको टॉपर ग्रुप चाहिए उस सब्जेक्ट का आप लोग टॉपर ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें आपको इस प्रकार का नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह दिया जाता है। तो चलिए अब हम लोग अपने वीडियो की बात कर लेते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 बायोलॉजी पूरी किताब से महत्वपूर्ण आपके जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के लिए आते हैं। अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है आपका 2 तरीके से आता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट टाइप का, जो कि आपका 2 मार्क्स का आता है। एक आपका होता है लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड टाइप का, जो कि आपका 3 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो 2 मार्क्स वाले प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले भी हम लोगों ने एक पार्ट देख लिया था। तो यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहाँ से लिंक पर क्लिक करो, और जा करके आप लोग प्लेलिस्ट में इसका जो पहला पार्ट है उसे देख लो। उसके बाद फिर हम लोग सेकंड पार्ट को
देखेंगे, ठीक है। ताकि आप लोग पहले देख लोगे पहला वाला पार्ट, तो उसके बाद में फिर आगे कंटिन्यू करने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए अब हम लोग अपना जो सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग और भी महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे, तो चलिए अब हम लोग पढ़ाई की ओर ध्यान देते हैं। ये सारे प्रश्न मैं आपको पहले ही पार्ट में करा चुका हूँ, तो इसे आप लोग जरूर जा करके देख लीजिएगा। अब ये जो सेकंड पार्ट होने वाला है इसमें हम लोग सबसे पहला प्रश्न इसमें करने वाले हैं, जो कि आपका हो जाता है परागण तथा निषेचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। यदि आपसे परागण तथा निषेचन में अंतर नहीं पूछेगा तो फिर परागण की परिभाषा पूछ सकता है या फिर निषेचन की परिभाषा पूछ सकता है। तो आप लोग यदि आप इन अंतर को याद करे रहोगे तो यहाँ से आप लोग परागण की और निषेचन की परिभाषाएं लिख पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको इसको तैयार करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आप लोग किस प्रकार से बताओगे, हम लोग को बताना क्या है, हम लोग को बताना है परागण तथा निषेचन में अंतर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा लो परागण और इधर लगा लो निषेचन। तो पहला पॉइंट आप लोग परागण में लिखोगे, आप लोग लिखोगे कि पराग कणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है उसे हम लोग परागण कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, जो आपके पराग कण होते हैं वो परागकोश से निकाल कर जब आपके वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उस क्रिया को ही हम लोग क्या बोलेंगे, परागण बोलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से परागण का पहला पॉइंट हो गया। अब निषेचन के पहले पॉइंट में हम लोग ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग बताओगे कि अगुणित नर तथा मादा युग्मकों का जो संलयन होता है उसे हम लोग निषेचन कहते हैं, ठीक है। परागण में क्या था, परागण में आपके जो परागकण थे वो परागकोश से निकल करके मादा भाग के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो क्रिया हो रही थी उसे हम लोग परागण बोल रहे थे। निषेचन में होता है आपका अगुणित जो आपका नर युग्मक होता है तथा मादा युग्मक होता है, जब वो आपस में मिलते हैं तो उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। तो इस प्रकार से एक एक पॉइंट हो गया, तो इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लो। सेकंड पॉइंट की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। इसमें आपका अगला पॉइंट हो जाता है, या दो प्रकार का होता है, यानी कि जो परागण होता है आपका दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है स्वपरागण और दूसरा आपका होता है परपरागण। इसे भी आपको ध्यान रखना है कि परागण आपका दो प्रकार का होता है। उसके बाद फिर निषेचन की बात करें तो निषेचन भी आपका दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है एकल निषेचन, एक होता है आपका द्विनिषेचन। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि यदि आप लोग निषेचन की परिभाषा लिखोगे, अगर मान लीजिए इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं आता है, परिभाषा पूछ लेता है, तो ये सारी चीजें आप लोग लिखोगे तो आपको वहां पर अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो आपका हो जाता है कि यह अनेक माध्यमों से होता है, यानी कि जो परागण होता है इसको पूर्ण होने में अनेक माध्यमों की आवश्यकता होती है, जैसे कि वायु हो गया, जल हो गया, कीट हो गया। तो इस प्रकार से इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है परागण होने में। जो परागण की जो क्रिया है उसको कंप्लीट करने में माध्यम की जरूरत होती है, और माध्यम आपके वायु हो सकते हैं, जल हो सकते हैं, कीट हो सकते हैं, आदि प्रकार के माध्यमों की आवश्यकता होती है परागण क्रिया में, ठीक है। वहीं पर यदि हम लोग निषेचन की बात करें तो इसमें माध्यमों की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये चीज भी आप लोग को समझ लेना है। अब परागण में आपका जो लास्ट पॉइंट है वो आपका हो जाता है, यह क्रिया बीजांड के बाहर होती है, यानी कि जो परागण होता है वो बीजांड के बाहर होता है और जो निषेचन होता है वो आपका बीजांड के अंदर होता है। तो इस प्रकार से परागण और निषेचन में अंतर आप लोगों ने समझ लिया होगा, तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि आवर्तबीजी पादप के पुष्प के बीजांड की लंब काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका चित्र बनाना आपको आना चाहिए, आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा 2024 की बोर्ड परीक्षा में। तो इसीलिए आप लोग इसको बनाना बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लो, बहुत ही सिंपल सा है। मैं आपको बनाऊंगा तो 2 मिनट में आपको बना करके दिखा दूंगा किस प्रकार से आपको यहाँ पर बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पेज ले लेता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पर बना के सिखा दूंगा। सबसे पहले क्या बनाना है आपको, भ्रूणकोश बना लेना है इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों ने क्या बना लिया, भ्रूणकोश। अब आप लोग जानते हैं कि भ्रूणकोश में आपकी 3 कोशिकाएं होती हैं, जो कि आपकी 3 ऊपर होती हैं और 3 नीचे होती हैं, और एक आपका बीच में होता है 2 यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। ऊपर वाली जो लोग हम लोग नामांकन बाद में करेंगे, सबसे पहले हम लोग चित्र को बना लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो गया। अब यहाँ से आपका इस प्रकार से हो गया, ठीक है। ये हो गया और ये हो गया। ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया आवर्तबीजी पादप के बीजांड का लंब काट, ठीक है। पुष्प जो आपका होता है उसका बीजांड जो होता है उसका लंब काट का चित्र इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग निभाग बोलते हैं, और इसे हम लोग क्या बोल देंगे, इसे हम लोग बीजांड द्वार बोलेंगे। ऊपर की कोशिकाएं को हम लोग प्रथम कोशिका बोलेंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुवीय कोशिका बोलेंगे। और ये नीचे वाली जो 2 कोशिकाएं होती हैं अगल बगल वाली, इसको हम लोग बोलेंगे सहायक, और बीच वाली को हम लोग अंड कोशिका बोलेंगे, ठीक है। ये आपका अध्यावरण होता है, ठीक है। ये चीज आपको वहां पर समझ में आ गया होगा। नीचे आपका बीजांड वृंत होता है। तो इस प्रकार से यही सारी चीजें आपको समझनी थी, जो मैं आपको चित्र में बना करके बता दिया हूँ। अब नीचे से आप लोग देख करके आराम से नाम लिख सकते हो, ठीक है। मैंने सारी चीजें आपको यहाँ पर बता दी हैं। इस प्रकार से आप लोग चित्र बनाओगे। इधर की ओर यानी कि जो बीजांड द्वार का जो दूसरा भाग होता है उसे हम लोग निभाग बोलते हैं, और इधर वाला बीजांड द्वार होता है, ठीक है। तीनों कोशिकाएं ऊपर की प्रथम कोशिका कहलाती हैं। ये वाली जो 2 कोशिकाएं होती है हम लोग ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं।
और जो अगल बगल की कोशिकाएं होती है इसमें सहायक कोशिका और बीज की कोशिका को हम लोग अंड कोशिका बोलते हैं। ये आपका अध्यावरण होता है और ये आपका नीचे बीजांड वृंत होता है। इस प्रकार से आप लोग क्या बनाओगे, आवर्तबीजी पादप के पुष्प के बीजांड की लंब काट का नामांकित चित्र। इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाता है और यदि आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से बना दिया तो फिर आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और बहुत ही सिंपल सा चित्र है, आप लोग बहुत आसानी से बना भी सकते हो। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में बना लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन जो आपका होने वाला है ये आपका होता है मानव जीवन चैप्टर से क्वेश्चन है और उस चैप्टर का एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है। यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न में इसी पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। कौन सा क्वेश्चन, कि नर मानव में वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था और 24 में भी ये जरूर पूछा जाएगा। तो इसीलिए आप लोग इसे अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो इसका उत्तर किस प्रकार से आप लोग बताओगे, तो आप लोग बताओगे यहाँ पर सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा लो उत्तर, फिर आप लोग लिखना स्टार्ट करोगे। तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से बताओगे कि नर मानव में वृषण जो आपका होता है वो शरीर से बाहर वृषण कोष में उपस्थित होता है। यानी कि जो आपका वृषण होता है वो शरीर से बाहर उपस्थित होता है। कहाँ पर उपस्थित होता है, वृषण कोष के अंदर उपस्थित होता है। क्योंकि जो आपका वृषण कोष होता है उसका जो तापमान होता है वो शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है और शरीर का जो तापमान होता है बहुत ज़्यादा होता है जिस पर शुक्राणु का निर्माण संभव नहीं है। तो इसीलिए जो आपका वृषण होता है वो वृषण कोष में उपस्थित होता है और वृषण कोष का तापमान जो होता है शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है और उसी कम तापमान पर शुक्राणुओं का निर्माण जो होता है वो संभव हो पाता है। इसीलिए जो आपका वृषण होता है वो वृषण जो आपका होता है वो आपका शरीर में ना उपस्थित होकर के शरीर से बाहर वृषण कोष में उपस्थित होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि नर मानव में वृषण शरीर से बाहर वृषण कोष में उपस्थित होते हैं। वृषण कोष का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है जिस पर शुक्राणु का निर्माण होता है। शरीर का तापमान जो होता है वो अधिक होने के कारण शरीर के अंदर शुक्राणु का निर्माण संभव नहीं है। अतः जन्म के समय वृषण अपने मूल स्थान से हटकर वृषण कोष में आ जाते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि जो आपका नर मानव में जो वृषण होता है वो शरीर से बाहर इसलिए होता है क्योंकि शरीर का तापमान अधिक होता है और वृषण कोष का तापमान शरीर से तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है और उसी कम तापमान पर शुक्राणुओं का निर्माण संभव होता है। इसी वजह से जो आपका वृषण होता है वो शरीर से बाहर वृषण कोष में उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे। तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो इसे आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है शुक्र जनन तथा अंड जनन में अंतर एवं समानता लिखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यदि आपसे इसका अंतर और समानता नहीं पूछेगा तो शुक्र जनन के बारे में पूछ लेगा या फिर अंड जनन के बारे में पूछ लेगा। तो इसीलिए जितने भी प्रश्न मैं यहाँ पर बता रहा हूँ सभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इनकी संभावना बहुत ही ज़्यादा है बोर्ड परीक्षा में आने की। कोई हल्के क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो शुक्र जनन तथा अंड जनन में अंतर एवं समानता ये देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे शुक्राणु जनन और तथा अंड जनन में अंतर देखेंगे, ठीक है। तो शुक्राणु जनन क्या होता है और अंड जनन क्या होता है ये समझते हैं। इधर हम लोग शुक्राणु जनन लिखेंगे और इधर अंडाणु जनन लिखेंगे। अब इसमें जो शुक्राणु जनन होता है इसमें जो आपका पहला पॉइंट हो जाता है आपका हो जाता है यह प्रक्रिया विषण में होती है। यानी कि जो शुक्राणु जनन होता है वो आपका प्रक्रिया जो होती है वो विषण में होती है और जो आपका अंडाणु जनन होता है वह प्रक्रिया अंडाशय में होती है। उसके बाद में फिर इसमें वृद्धि प्रावस्था जो होती है वो छोटी होती है। यानी कि शुक्राणु जनन में वृद्धि प्रावस्था छोटी होती है और वहीं पर अंडाणु जनन में वृद्धि प्रावस्था बहुत ही लंबी होती है, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें हो जाता है कि एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से 4 अगुणित शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वहीं पर यदि हम लोग बात करें अंडाणुओं की तो प्राथमिक अंडाणु कोशिका से एक अंडाणु और 2 या 3 ध्रुवीय काय का निर्माण होता है। यानी कि इससे जो प्राथमिक अंडाणु होता है प्राथमिक अंडाणु कोशिका उससे केवल एक अंडाणु का विकास होता है और वहीं पर यदि हम लोग बात करें शुक्राणुओं की तो शुक्राणु जो कोशिका होती है उससे 4 अगुणित शुक्राणु का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में 3-3 पॉइंट आप लोग लिख लो। उसके बाद फिर हम लोग शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में समानताएं देखते हैं। समानताएं की यदि हम लोग बात करें तो उसमें पहली समानता आपकी हो जाती है दोनों क्रियाएं 3 अवस्थाओं में पूर्ण होती हैं। पहली अवस्था आपकी होती है गुणन प्रावस्था
दूसरा आपका होता है वृद्धि प्रावस्था, तीसरा आपका होता है परिपक्वन प्रावस्था। ठीक है, ये तीनों जो क्रियाएं होती हैं वो आपके दोनों में पाई जाती है, यानी कि शुक्राणुजनन में भी पाई जाएंगी और अंडाणुजनन में भी पाई जाएंगी। अगला पॉइंट इसमें हो जाता है कि दोनों क्रियाओं में मुख्य भूमिका अर्धसूत्री विभाजन की होती है, यानी कि इन दोनों क्रियाओं में शुक्राणुजनन और अंडाणुजनन में मुख्य भूमिका अर्धसूत्री विभाजन की होती है। तो इस प्रकार से आपका यह क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करोगे तभी हमको मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियोस को बनाने में। और अच्छा भी लगता है जब आप लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो, वीडियो को शेयर करते हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसी के लिए तो हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं ना। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।